करते हैं। वर्नर्स थ्योरी, यानी कि वर्नर्स थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो उसने किसके बारे में बताया था? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कंडक्टेंस के बारे में उसने जो आइडिया दिया था उसके बेसिस पे उसने एक स्टार्टिंग कर दी थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम की कोई चीज है, ठीक है। लेकिन वर्नर्स थ्योरी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत सारी लिमिटेशंस थी वर्नर्स थ्योरी की, जिसके बाद एक नई थ्योरी आई थी, दैट वाज वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। जैसे वर्नर्स थ्योरी ने ये नहीं बताया, जैसे फर्स्ट लिमिटेशन अगर हम बात करें ना, तो इसने कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि कंपाउंड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक, वर्नर थ्योरी उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं देती है, ठीक है। सेकेंडली ये कुछ भी नहीं बताती है कि जो कुछ सर्टेन कंपाउंड्स ही वो क्यों बनाते हैं, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो वो नहीं बना रहा है, लेकिन पर्टिकुलर कंपाउंड जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्यों कंपाउंड मतलब मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स क्यों बना रहे हैं, तो कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में नहीं बताया कि वो सारे कंपाउंड्स और जो कंपाउंड्स हैं वो क्यों नहीं मतलब बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसने कलर वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया। तो आगे जो पॉइंट ये रहेगा, जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ठीक है, लिगेंड्स के नेचर के बारे में कुछ नहीं बताया इसमें, यानी वीबीटी थ्योरी जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताएगी वो सारे के सारे पॉइंट्स किसकी लिमिटेशंस के बारे में लिखने होते हैं, आपको वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन के लिए लिखने होते हैं। तो वर्नर थ्योरी ने क्या बताया था? सिर्फ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दो टाइप की वैलेंसीज, एक तो प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी, इन सब के बारे में बताया था, सिर्फ इतना, ठीक है। उसके बाद उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिर कलर के बारे में, या कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड ही क्यों बनाते हैं, या फिर लिगेंड्स का जो नेचर है वो कैसा होता है, या फिर जो डेफिनेट ज्योमेट्री कैसे बनती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर ज्योमेट्री ही क्यों बनाते हैं, या फिर बाहर आयनाइज क्यों नहीं होते, कुछ भी नहीं बताया था उसके बारे में, बाकी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नई थ्योरी आती है, दैट इज द उसको हम बोलते हैं वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, यानी कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी उसने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था। उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताना स्टार्ट किया था, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि कोई भी कंपाउंड की जो पैरामैग्नेटिक है वो कौन सा पैरामैग्नेटिक क्यों है, किस तरीके से है, उसके बारे में इसने बताया था, ठीक है। ये जो वीबीटी थ्योरी आई थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इवन जो आज के टाइम पे हम सीएफटी थ्योरी की बात करते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो इसने जो बेसिक अजम्पशंस थी, ठीक है, उसमें ये था कि जो वही वाली चीज कि सेंटर में सबसे पहली जो बेसिक अजम्पशन इसने अजम्पशन ही मान के चलेंगे कि जो इन्होंने मान के चला था वो ये था कि जो मेटल है और जो लिगेंड्स हैं जो इसके साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनता है, यानी जो मेटल आयन को जो लिगेंड्स हैं वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। लिगेंड्स आते हैं और वो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। पॉइंट क्या था, अब इसने इस कंडीशन बताई कि जो सेंट्रल एलिमेंट होता है या फिर जो सेंट्रल मेटल होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, यानी कि कौन सी किस तरह के कंपाउंड्स क्या बनाएंगे, आप ऐसे बोल सकते हो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड कौन बनाएगा, तो उसने कंडीशन बताई कि उनके पास क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, और वो इक्वल एनर्जी से मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाए, अकोमोडेट कर पाए। उसने फिर बताया कि जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट उसने बताया। उसने बताया कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके जो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर और इक्वल एनर्जी के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप सभी को पता है, पहले भी आप इस चीज के बारे में पढ़ चुके हो। हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा जब जो कई सारे जो लिगेंड्स होते हैं वो इक्वल एनर्जी के हो जाते हैं, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए कई सारे जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी, जैसे एस की एनर्जी अलग है, पी की एनर्जी अलग है, डी की एनर्जी अलग है। तो अगर क्योंकि इनके अंदर अगर पी की बात करें तो इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, डी की हम बात करें तो इसके अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एस, पी और डी,
ये हैं। तो मान लीजिए मैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कराती हूँ, तो देखो s पहले कैसे शेप में था, इस वाली शेप में था, p कैसे होता है, इस वाली शेप में होता है, यानी कि डंबल शेप होता है, और d का ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की शेप में होता है इस तरीके से, यानी कि डबल डंबल लाइक शेप में होता है। ठीक है, तो दो चीजें होंगी, एक sp-d, हम यहाँ पे sp-d की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s 3p और क्या हो जाएगा, 2d ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, पहले ये इनकी एनर्जी अलग थी, उनकी शेप अलग होती है, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन सब की, जैसे मान लीजिए मैंने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवाई, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कराई बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ये सभी के सभी 6 ऑर्बिटल हैं, एक s का, 3p वाले और 2d वाले, इन सब की जो एनर्जी है वो सेम हो जाती है, यानी कि जैसे इस टाइप में हम पहले 11th क्लास में ये वाली बात, हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो उसने क्या बताया कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड पहले जो सेंट्रल जो मेटल है उसके जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात इसने ये वाली बात यहां से स्टार्टिंग की। फिर उसने क्या बताया, कई कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए ये 4s था, ये 4p था, ये 4d था, और यहाँ पे क्या है 3d, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है 3d, और 3d के अंदर इस तरीके से पांच, हर एक मतलब डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसने एक अजम्पशन लगाई, वो रीजन बताएंगे किस तरीके से उसने बताया। उसने ये बताया कि कई बार जो ये डी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने आप से पेयर्ड अप हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेयर, इनकी पेयरिंग हो जाए। पेयरिंग का मतलब पहले तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, यानी कि हर एक डी ऑर्बिटल में क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, लेकिन कभी कभी, समटाइम्स का मतलब यहाँ पे क्या है, कभी कभी, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसकी बाद में लिमिटेशन बनी थी कि क्यों और कब। ठीक है, तो वो उसने क्या बताया कि यहाँ पे जो ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कई बार क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वैकेंट कितने बचे, 2। तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, ये डी वाले 2, यानी कि ये वाले डी जो खाली हो गए हैं, ये वाले डी, एक ये एस, और ये 3p, क्योंकि 6 ही हो सकते हैं, 6 वाले ऑक्टाहेड्रल, मैक्सिमम स्टेबल स्टेट कौन सी बनती है, ऑक्टाहेड्रल बनती है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, D2sp3। ठीक है, तो यहाँ पे 6 के लिए ये वाला बन जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो उसने क्या बताया, कभी कभी जो ये n, जैसे अगर मैं इसको n मान लू, तो ये क्या है बेटा, n-1, मान लो ये 4 है तो ये 3 है, ये 5 होता तो ये 4 होता, ये 6 होता तो ये 5 होता। पॉइंट क्या है, अगर मैं इसको n मान लेती हूँ, यानी कि लास्ट वाले को, तो ये वाली जो d वाला ऑर्बिटल है कौन सा हो गया बेटा, n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी कि 4 है तो 4 में से एक गया 3, n-1, तो इससे एक कम है। तो इस वाले ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कई बार क्या हो जाते हैं बेटा, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स कई बार पेयर अप हो जाते हैं किसी किसी सिचुएशन में। ठीक है, तो ये वाला, ताकि क्या हो जाए, उसको फर्दर दो अंदर वाले, इसका मतलब देखो पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुई थी, तो उसमें क्या था, बाहर वाले s और 3p और बाहर वाले d इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स यूज हुए थे। अब यहाँ पे इस वाले में अगर कई बार पेयरिंग अप हो जाए, देखो मैं फिर से बताती हूँ, एक और सिचुएशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दो कंडीशन है बेटा, एक तो ये है 3d, 4s, 3 यानी 4p और 4d, ये वाला, 2 2 4 और 1 5। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, 1 2 3 4 और 5, ये वाला, अगर यहाँ पे ये वाले पेयर अप हो जाते हैं, मान लीजिए 2 इसके अंदर, 2 एक इसके अंदर, 5 होगी ना, 5, अगर ये पेयर अप हो गए तो अंदर वाले डी, ये एस और ये 3p, तो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3। तो कभी कभी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, और कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3, यानी कभी तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज हो जाएंगे, जैसे इस वाले केस में हो रहा था n-1 वाला। देखो यहाँ पे जो डी हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है वो कौन सा है, सेम, ये n माने तो ये भी n, ये भी n, तो ये सेम यूज हो रहा था। ये कई बार अंदर वाले जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो यूज हो जाते हैं n मतलब ओवरलैपिंग के लिए लिगेंड्स के साथ,
बॉन्ड बनाने के लिए ये वाले डी ऑर्बिटल्स वैकेंट हो जाते हैं, वो डिपेंड करेगा। अब यही वाली बात यहाँ पे वीबीटी ने एक्सप्लेन की। वो कैसे करता है, देखो वो क्या बोलता है कि जब कंपाउंड्स बनाएंगे तो कहीं पे तो वो यहाँ पे पेयरिंग करवा देगा। क्या बोलेगा, रीजन क्या बताएगा, वो ये बोलेगा कि अगर लिगेंड यहाँ से स्ट्रोंग आ जाता है, ठीक है, यहाँ से कोई स्ट्रोंग लिगेंड आ जाता है तो वो क्या कराएगा, वो पेयरिंग करा देता है, और पेयरिंग कराने की वजह से ये वाले और डी ऑर्बिटल्स वैकेंट हो जाते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे जो लिगेंड आ रहे हैं यहाँ पे ये वीक है, तो वो कहाँ से बैठना स्टार्ट कर देंगे, फोर्थ से ही बैठना स्टार्ट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, यानी उसने दो चीजों को कंसीडर किया, एक था स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, एक वीक लिगेंड्स, ठीक है। तो कंडीशंस कैसे, क्यों, लेकिन लिमिटेशन क्या थी, वो रीजन नहीं बता पाया, वो ये नहीं बता पाया, वो ये तो बोल देगा कि अमोनिया तो बेटा अंदर वालों से करेगा, यानी कि अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज करेगा, वो पेयरिंग कर देगा। लेकिन अगर फ्लोरीन आएगा ना, तो फ्लोरीन इतना सीधा साधा है कि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और बाहर वाले डी को यूज करेगा, 4D को। लेकिन ड्रॉबैक क्या थी वीबीटी की, वीबीटी ये नहीं बता पाया कि ठीक है भाई, आपने तो ये तुक्के लगा दिए, ठीक है, कि भाई NH3 स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन वीक है, वीक है इसलिए ये बाहर से बैठ रहा है, NH3 स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये पेयरिंग कर देता है और अंदर से बॉन्डिंग स्टार्ट करता है इस तरीके से। तो उससे ये पूछा गया कि आप ये रीजन बताइए कि स्ट्रॉन्ग, इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोला और इसको वीक क्यों बोला। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन वीबीटी के पास नहीं था, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, तो जो ये सारे के सारे एक बात बताइए, अगर इन सब की सेप, देखो बेटा एक बात बताइए, अगर यहाँ से हम सारे के सारे लिगेंड्स सेम लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए NH3 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 और ये वाला भी NH3 होता है और ये वाला भी NH3 होता है, ध्यान से देखना है, अगर मान लीजिए सारे के सारे लिगेंड्स हम यहाँ पे सेम लेके आते हैं, तो अगर मेटल की यहाँ पे जो 6 ऑर्बिटल्स हमें यूज करने हैं वो S P D अलग अलग शेप के होते, जैसे मान लीजिए S का होता, तो ये जो ओवरलैपिंग होती वो अलग टाइप की बनती, भाई इसकी शेप अलग है तो बाहर से तो सेम आ रहे हैं, NH3 का जो ऑर्बिटल आएगा वो तो सबके लिए सेम आ रहा है, तो वो इसके साथ बॉन्डिंग करता, इसके साथ बॉन्डिंग करता, इसके साथ, हर एक के साथ अलग बॉन्डिंग करता, क्योंकि इनकी शेप अलग होती। लेकिन उसने क्या बोल दिया कि हाइब्रिडाइजेशन होगी, भाई हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या हो गया कि इन सभी की शेप एक जैसी है, इसकी भी शेप ऐसी है, इस वाले की भी शेप, ये सारे के सारे 6 के 6 सेम शेप के हो जाते हैं। अगर इन सब की शेप सेम हो जाएगी बेटा, मेटल की 6 के 6 अपने जो मेटल, देखो अब यहाँ पे मान लेते हैं हम, जो ये मेटल है ना, ये 6 हाथ हैं इसके, यहाँ पे इस तरीके से 6 हाथ हैं और 6 के 6 एक जैसे हैं, तो बाहर से जो लिगेंड्स आएंगे इसके साथ हाथ मिलाने के लिए, यानी कि इसके साथ ओवरलैपिंग करने के लिए मेटल के साथ, अगर वो 6 के 6 एक जैसे हैं तो ओवरलैपिंग यानी कि जो स्ट्रेंथ बनेगी वो एक जैसी बनेगी। अगर यहाँ पे ये वाला हाथ कमजोर होता, ये थोड़ा सा तगड़ा हाथ होता, ये अलग टाइप का हाथ होता, अलग शेप, अगर शेप अलग अलग होती इनकी, जो मेटल की जो ये 6 हाथ ये दे रहा है, ये ऑर्बिटल्स जो अपने दे रहा है, अगर उनकी अलग अलग शेप होती तो ये जो स्ट्रेंथ बनती वो अलग अलग बनती। अरे वो तो बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि ये शेप अलग थी, ये शेप अलग थी। अगर वो सेम दे रहा है तो ये सारे के सारे बॉन्ड कैसे बनेंगे बेटा, इक्वल स्ट्रेंथ के बनेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि उसने क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन होती है और जो ये मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो एक मतलब इक्वल स्ट्रेंथ का होता है। और बॉन्ड कैसे बनता है, लिगेंड्स डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल को। तो जो बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड का नेचर बताया उसने, बॉन्ड कैसा बनेगा, यानी कि जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है लिगेंड्स के और मेटल के बीच में, वो कैसा है, वो डायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, डायरेक्शनल एंड ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। यानी कि जो बॉन्ड है उसकी दो खास बात याद रखनी है कि जो ये लिगेंड्स और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो डायरेक्शनल बनेगा और जो स्ट्रेंथ होगी वो इक्वल होगी। यानी कि सारे के सारे 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो 6 के 6 एक जैसे बनेंगे, 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो 5 के 5 एक जैसे बनेंगे। सिंपल, ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है।
समझ आना चाहिए कि यानी कि मेटल तो ऐसी है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और लिगेंड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं। तो इसका जो लिगेंड का और जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है। तो वीबीटी ने ये सारी चीजें बताई। ठीक है, उसने बताया कि कई तरह की स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन कई तरह की हो सकती है, जैसे मैंने अभी सिखाई आपको, sp3d2 हो सकती है, d2sp3 हो सकती है। आगे आपको सिखाएंगे बेटा, एग्जांपल्स लेके अभी आपको सिखाना स्टार्ट करूंगी मैं। और वो आसान भी है अगर एक बार आपको समझ आ गया तो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी ध्यान रखना है, वीबीटी के बारे में हम बात करेंगे। तो उसने बताया कि जो स्ट्रक्चर होगी जो कंपाउंड की, वो डिपेंड करेगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हम पहले पढ़ते थे, हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट पढ़ते थे कि स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है, हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, डिपेंड करती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज, अगर हम बात करें यहाँ पे कोई कंपाउंड लेके, अब हम जो वीबीटी के बेसिस पे उसकी स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनना है आपको, करना कैसे है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास, हम लेके चलते हैं, मान लीजिए क्रोमियम, क्रोमियम NH3 6 3 पॉजिटिव। स्टार्टिंग कैसे करनी है, कंपाउंड के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन कैसे बनानी है। देखो अब इस एक एग्जांपल को समझोगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि क्रोमियम की जो हाइब्रिडाइजेशन या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है। देखो एक चीज सिखाती हूँ मैं आपको, जब आप किसके बारे में बात करते हो, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने इस बारे में बात की थी, अब फिर से बता देते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21 से, हम स्टार्ट फिनिश कहाँ पे करते हैं, 30 पे फिनिश करते हैं। मेन हम इन एलिमेंट्स के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप बुक उठा के देखोगे तो मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हैं वो इनसे रिलेटेड बनेंगे, क्योंकि डी डी के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। इस वजह से ये वाले जो ट्रांजिशन, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। अब इसके लिए आपको हाइब्रिडाइज, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने का एक आसान सा तरीका बेटा, कुछ भी ऐसा मतलब टफ नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बताती हूँ, यहाँ से आपको सोचना है कि 21 ये है, 22 इसका एटॉमिक नंबर, 21 22 23 24 25 26 7 8 9, ये हो गया 30 हमारे पास। इस तरीके से है। अगर मेरे से कोई भी पूछता है ना तो मैं 1 सेकंड के अंदर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, जैसे कंसेप्ट क्या है, एक तो ये लिख देना है 4s2। ठीक है, ये तो सब में लिखना है। तो स्कैंडियम के साथ क्या लिखना है, 4s2 और 3d। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे, जो इसके नाम के साथ लास्ट में लेटर होगा। जैसे ये 21 है तो इसके यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट की हमें जरूरत पड़ती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d1 4s2। अब मान लीजिए मेरे पास मुझे mn की चाहिए, तो कैसे बनाओगे, आपको इस ये वाला जो कंसेप्ट है वो डी के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, वहां पे भी काम आएगा बेटा। तो हम यहाँ से बताते हैं। तो mn के बारे में कैसे डिस्कस करोगे, सिंपल है, 1 2 3 4 5। तो क्या लिख दो, 3d5 और 4s2, यानी कि ये 25 हो गया ना, तो लास्ट में कितना है, 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख लोगे, 3d5 4s2। इस तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, यहाँ पे 10। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 3d10 4s2। तो पहली बात तो आपको ये आनी चाहिए कि जब भी आप कंपाउंड्स के बारे में लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए ये वाला कंपाउंड आपको दे दिया, इसके साथ आपसे वो कई सारी चीजें पूछेगा। क्या 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 चीजें पूछेगा, जैसे मैग्नेटिक नेचर पूछेगा। मैग्नेटिक नेचर का मतलब वो आपको ये कंपाउंड दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक, बताइए।
ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये भी बताइए। फिर आपसे वो पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कंपाउंड की, वो भी बताइए। ठीक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो भी बताइए। तो ये इतनी सारी चीजों के बारे में हम किससे बता सकते हैं, मैं जो आपको अभी आगे सिखाने वाली हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन आप वहां से देंगे। कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्रोमियम, तो सबसे पहले आपको देखना बेटा वो जो सेंटर में जो एलिमेंट है, जो ब्रैकेट के बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा हुआ होता है, वो सेंट्रल मेटल होता है। हमने आईयूपीएससी नेमिंग की थी तब मैंने आपको बताया भी था। तो आईयूपी सबसे पहले आपको देखना है कि जिसकी हमें आईयूपीएससी नेमिंग की थी, यानी कि जो सेंट्रल एलिमेंट है, सॉरी, जो सेंट्रल एलिमेंट है वो क्या है। तो हमने सबसे पहले क्रोमियम लिख लिया। अब क्रोमियम के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन आप जानते हो, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो डरना नहीं है। सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाओ, क्या था, 1 2 3 4, यहाँ पे ये स्पेशल होती है लेकिन फिर भी आपको जितना इतना ही काम कर लेना है, यानी कि 3D4, क्योंकि 4 पे है 1 2 3 4 और 4s2। ठीक है, हमने लिख लिया बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 3D4 4s2। एक्चुअल में 3D4 नहीं होती है, 3D5 4s1 हो जाती है, ये यहाँ पे चला जाता है क्योंकि ये देखो डी के अंदर कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5, 1 2 3 4 और यहाँ पे 4s के अंदर 2। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाता है क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो ये होता है 3D5 4s2 4s1 सॉरी 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, क्रोमियम की स्पेशल, है ना। और फॉर्मूले से थोड़ी सी अलग, क्योंकि ये उससे हाफ फील्ड बन जाता है और आप पहले पढ़ चुके हो कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है। चलो कोई बात नहीं, हमें इतना ज्यादा मतलब नहीं है, मान लीजिए मैंने ये लिख लिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर कहाँ जाओगे, क्रोमियम के ऊपर ये देखनी है आपको कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो सबसे पहले आप अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालोगे, आप इसको एक्स पुट करो, प्लस में क्या है, अमोनिया के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, 0, और इज इक्वल टू इस पूरे के ऊपर जितना चार्ज है, तो पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, +3, तो आप यहाँ पे +3 लिखिए। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स कितना आ गया हमारे पास, एक्स आ गया हमारे पास +3। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू +3। तो इसका मतलब क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो +3 है। +3 होने का मतलब आप पहले इसको लिख लो, जैसे डी को मैं अगर ऐसे खोल के लिखूं यहाँ पे, तो डी के अंदर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 4s के अंदर कितने होते हैं, 1 ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैं इसको खोल के लिखती हूँ, 1 2 3 4, है ना, ऐसे था, और 4s2 ऐसे था। लेकिन हमने क्या लिखा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, है ना। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन तो ये निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है 3D, 2 यहाँ से गए और 1 यहाँ से गई, यानी कि 3 पॉजिटिव कब आएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तब 3 पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो क्या बच गया हमारे पास, 3D3 4s0। ठीक है, तो हमने ये लिखना स्टार्ट किया 3D3, यानी कि 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया 4s। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लिख दो, 4s को 0 रखो। ये है हमारे पास। अब हम एक एक चीज और भी पता है बेटा, 4p भी होता होगा यहाँ पे, 4d भी होता होगा यहाँ पे, है ना। तो वो लेकिन क्या है, उनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जहाँ पे 4 मतलब s होता है वहां पे 4p भी होगा, 4d भी होगा। तो मैं p भी रिप्रेजेंट करवा लेती हूँ। तो यहाँ जैसे मेरे लिए क्या है 3d, ये क्या है 4s, यहाँ पे क्या होगा 4p भी होगा और 4d भी होगा। अब ध्यान से देखना है सभी बच्चों को, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो ये हो गया 4d। अब देखो बेटा सिंपल है, इतनी बात समझ आ गई, हमने ये वाला काम कर लिया, तो हमने मेन काम कर लिया है। अब हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ से अमोनिया कितने हैं, 6।
अरे यहाँ तो इनको पेयर अप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले से ही अंदर वाले डी भी वैकेंट है। देखो यहीं से स्टार्टिंग होगी, कहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 3 भी खाली हो सकते, कभी नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। हमेशा बॉन्डिंग जो कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन D2 से स्टार्ट हो सकती है, कभी भी अंदर वाले 3 डी नहीं आते हैं कभी भी। तो ये ध्यान रखना है कि, तो इसका मतलब हम अमोनिया कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, अब इनको तो अमोनिया को तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो एक अमोनिया यहाँ पे, एक अमोनिया यहाँ पे, 2, 3, 4, 5 और 6, इसका मतलब यहाँ पे इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो पहला जो आंसर होगा, इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये वाला आपसे पूछा, जैसे सबसे पहली चीज पूछेगा वो आपसे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अब इस कंपाउंड की सारी चीजें इंफॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बनी है, यानी कि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं लिगेंड्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे D2, एक S और 3 P, तो क्या लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन आप, D2sp3। पहली इंफॉर्मेशन हमने कर ली। ठीक है, फिर सेकेंड इंफॉर्मेशन, उसका मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताइए। मैग्नेटिक नेचर कैसे देखते हो बेटा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाते हैं आपको, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो मैग्नेटिक नेचर के बारे में अगर आपसे पूछता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक। तो आप मैग्नेटिक नेचर के बारे में क्या लिखोगे, ये कैसा नेचर है, इसका कैसा नेचर है, तो आप लिखोगे पैरामैग्नेटिक। जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, चाहे एक हो, लेकिन अगर अनपेयर्ड है, ये सारे के साथ सारे पेयर्ड होते तो डायामैग्नेटिक लिखते। तो हमने दूसरी कंडीशन के बारे में भी बता दिया है कि वो कैसा कंपाउंड है, वो एक डायामैग्नेटिक कंपाउंड है, सॉरी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। अब आ जाता है, एक होता है बेटा एक क्वेश्चन, एक इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन, एक थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, जो है उसकी स्पिन के बारे में। यानी कि जब आप किसके बारे में बताते हो, स्पिन के बारे में बताते हो, यानी कि हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन कंपाउंड है। देखो, हाई स्पिन और लो स्पिन का मतलब क्या होता है, हाई स्पिन का मतलब होता है जब जबरदस्ती मतलब लो स्पिन का मतलब होता है जहां जबरदस्ती पेयरिंग की जाती है, वो वाला कंसेप्ट हम आगे सिखाएंगे, इस वाले कंसेप्ट में आपको समझ नहीं आएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे लिखोगे ये वाला कंपाउंड क्या है, हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब जहां पे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कंपाउंड्स बोलते हैं, यानी कि जिसकी स्पिन ज्यादा होती है, जैसे हाफ ये हाफ ये हाफ ये। तो ये किस तरह का कंपाउंड है, ये हाई स्पिन कंपाउंड है। ठीक है, थर्ड इंफॉर्मेशन होगी। अब एक एक फोर्थ इंफॉर्मेशन और पूछता है बेटा, किस तरह का कॉम्प्लेक्स है। अगर वो अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है तो क्या बोलोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर वो बाहर वाले ऑर्बिटल्स को यूज करता, ठीक है, यहाँ ये वाले डी यूज करता, तो उसको लिखते आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमने 4 इंफॉर्मेशन लिखी। पहली बात, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया हमने, पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में बता दिया मैंने, हाई स्पिन लो स्पिन के बारे में बता दिया हमने। इस तरह के आपको कम से कम भी 20 कंपाउंड आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, लेकिन अगर आपने एक दो को अच्छे से समझ लिया तो बाकी के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला तो आपको ये वाला आज वाला हमने किया, एक दो एग्जांपल्स कल हम कराएंगे, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जब आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, वो आपको करने हैं सॉल्व। ठीक है, तो आज हम इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का करेंगे।